सबसे पहले आप लोगों से बात करनी पड़ेगी मुझे किस बारे में। सबसे पहले तो हम लोग इसे पंचायती राज ना कहकर सबसे पहले कहेंगे इसको क्या, स्थानीय स्वशासन, राइट। स्थानीय स्वशासन के बारे में समझेंगे क्या है भाई स्थानीय स्वशासन, राइट। अगर मैं कहूं क्या कि गांव या जिला स्तर पर जो शासन होता है, ठीक है, गांव या जिला स्तर पर जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है उसे क्या कहा जाता है, उसी को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। या इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा इसके पीछे छुपी हुई है, राइट। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का केंद्रीकरण ना करके उसे उस सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए। जैसे कि आप इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो। चलिए घर से ही एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाती हूँ। जैसे हमारे घर में क्या है, हमारे जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, राइट। घर के मुखिया होते हैं। वैसे ही क्या है, केंद्र जो है, केंद्र क्या करता है, सत्ता का निर्वहन करता है, ठीक है। केंद्र सत्ता का निर्वहन करता है और वो क्या करता है, अपने कामों को बांट कर काम करता है। विकेंद्रीकरण का मतलब अपने कामों को बांट देता है, सारे कामों को खुद हैंडल ना करके कामों को बांट देता है, राइट। जैसे कि हमारे घर में, जैसे समाज में क्या है, पुरुषवादी विचारधारा रहती है ना, ठीक है। पितृसत्तात्मक समाज है तो पिता जो होते हैं हमारे घर में वो क्या होते हैं, मुखिया होते हैं घर के, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सारी सत्ता का केंद्रीकरण अपने साथ अपने हाथों में नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं, काम का बंटवारा कर देते हैं, राइट। अगर उनको कोई काम करना है या कोई जिम्मेदारी निभानी है तो वो क्या करते हैं भाई, अपने बेटों बेटियों जिसको भी जो काम देना है वो क्या करते हैं, कामों का बंटवारा कर देते हैं ताकि वो काम क्या हो, आसानी से हो सके, राइट। भाई 10 लोग अगर एक घर में रह रहे हैं तो 10 लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो वो काम बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा, ना कि अगर आप एक ही व्यक्ति पर या एक ही सत्ता पर क्या करें, पूरा केंद्रीकरण कर दे तो वो काम क्या है, बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, राइट। इसी वजह से क्या है, ये विकेंद्रीकरण की अवधारणा लेकर आई गई। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि जहां पर क्या होता है, जो राजनीतिक शक्ति होती है वो किसके हाथों में होती है, सीधे जनता के हाथ में होती है, राइट। आम लोगों के हाथ में क्या होती है, राजनीतिक शक्ति जो होती है, राजनीतिक शक्ति का विस्तार आप कह सकते हो, किसके हाथों में होता है, जनता के हाथों में होता है या फिर आम जनमानस के हाथों में होता है, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, गांव स्तर पर और जिला स्तर पर शासन को क्या कर दिया जाता है, क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, राइट। तो जो वो क्या करते हैं, अगर हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं यानी कि राजनीतिक शक्ति का विस्तार अगर ग्रामीण लोगों के पास, ग्रामीण ना कहकर आम जनमानस कहें, तो वो क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद से ही मिलकर कर पाएंगे। मतलब हमें किसी अदर पर्सन पर डिपेंड नहीं रहना है, केंद्र पर डिपेंड नहीं रहना है कि वही सब कुछ करे आकर। देखो, ट्रिकल डाउन थ्योरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। जब पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई तो वहां पर ट्रिकल डाउन थ्योरी अपनाई गई। वो थ्योरी क्या थी, वो थ्योरी ये थी कि क्या होता है कि अगर हम उच्च वर्ग को ही शिक्षित कर देते हैं या उच्च वर्ग को ही मजबूत कर देते हैं तो धीरे धीरे छन छन कर क्या होता है, निचले वर्ग तक हर चीज का विस्तार हो जाता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर था, अगर हम सत्ता का केंद्रीकरण करके रखते तो क्या होता, उच्च वर्ग तक ही सीमित रहती हर चीज, वहां से नीचे तक आने में सारी मान लीजिए कोई समस्या है उसका समाधान होने में समय लगता। अब क्या है, विकेंद्रीकरण कर दिया गया है तो जनमानस के हाथों में सारी चीजें हैं, तो वो क्या है, चीजों का अच्छे से विस्तार हो पाता है, राइट। तो वही भावना यहाँ पर रखी गई है स्थानीय स्वशासन में, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, गांव और जिला स्तर के शासन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, राजनीतिक शक्ति का जो विस्तार है वो किसके हाथों में होता है, आम जनता के हाथों में होता है, राइट। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर मैं कहूँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना है तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में क्या हो गया, राजनीतिक शक्ति का विस्तार जो है किसके हाथों में है, आम जनमानस के हाथों में है, राइट। अब देख लीजिए जरा, इसमें क्या है, किसकी भावना निहित है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन जो है उसमें क्या अवधारणा निहित है। तो आपको याद रखना है क्या अवधारणा निहित है, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड
गवर्नमेंट सिस्टम, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, सत्ता का केंद्रीकरण न करके उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, राइट। तथा सहभागिता मूलक लोकतंत्र का क्या होता है, आदर्श निहित होता है। मतलब क्या है, कॉपरेशन के साथ क्या होगा, हम काम को करेंगे, राइट। कॉपरेशन, लोगों का कॉपरेशन चाहिए होता है, इसमें सारे लोग मिलकर काम करते हैं, वही क्या कहलाता है, सहभागिता मूलक लोकतंत्र कहलाता है, राइट। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं जरा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कि जब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई थी, ठीक है, अगर स्थानीय स्वशासन की बात करें तो उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी चाहिए। देखिए भाई, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई हमें, तब क्या हो गया, स्थानीय स्वशासन की जो विचारधारा थी वो क्या है, दो खेमों में बट गई। कैसे बट गई, एक तो था उसका पक्षधर और एक क्या था, विरोधी, ठीक है। पक्षधर में कौन था भाई, स्थानीय स्वशासन, जो चाहते थे कि ग्राम स्तर पर क्या हो, ग्राम पंचायत का भी गठन हो, ठीक है, ग्रामीण लोगों का विकास हो। तो पक्षधर में कौन थे भाई, गांधी जी थे, राइट। गांधी जी के समर्थकों में अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी के समर्थकों में कौन कौन शामिल थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, ये सब स्थानीय स्वशासन के पक्षधर में से थे, ठीक है, पक्षधर में। और पक्षधर में प्रतिपादक कौन थे, गांधी जी, राइट। और गांधी जी का समर्थन किसने किसने किया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय जो क्या थे, वो स्थानीय स्वशासन के पक्षधर में से थे। और अगर विरोधी की बात की जाए कि विरोध किसके द्वारा किया गया, तब आपको याद रखना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो क्या थे, स्थानीय स्वशासन के विरोधियों में से थे। क्यों विरोधियों में से थे, इनको ऐसा लगता था, इनका ये मानना था कि स्थानीय स्वशासन जो है वो सामंती और पुरुषवादी और जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा, राइट। इनका सोचना ये था, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये थी स्थानीय स्वशासन को लेकर कि ये क्या करेगा, एक सामंती सोच का जन्म देगा, जातिवादी सामाजिक ढांचे और पुरुषवादी समाज का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो इसके विरोध में खड़े थे, राइट। बेसिकली अगर देखा जाए कि स्थानीय स्वशासन, चलिए इस पर बाद में बात करते हैं, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं चीजों को, राइट। मैंने आपको बताया कि अगर पंचायती राज की बात की जाए तो पंचायती राज को आप कैसे, एक लाइन में अगर आपसे डेफिनेशन मांगी जाए तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, जिसमें क्या होता है, ग्राम और जिले स्तर पर शासन का संचालन किया जाता है। और किसके हाथों से किया जाता है, डायरेक्ट जनता के हाथों से किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर राजनीतिक शक्ति का क्या किसमें निहित होती है, जनता में, आम आदमी के हाथों में निहित होती है, जिससे क्या होता है, वो अपनी समस्याओं का निराकरण खुद से यानी कि स्वयं कर सके, राइट। तो ये सारे बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग थी जो इसके लिए आपको जरूरी थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इतिहास समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, टू द पॉइंट बात की, टू द पॉइंट, आपने थंबनेल में देखा होगा कि टू द पॉइंट बात की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग तो एक छोटी मोटी दूंगी ही, उससे ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा आपको फैक्ट पर बात करना, ठीक है। फैक्ट क्या होते हैं भाई, फैक्ट पर इतने ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये तो अलग से ही सिलेबस में मेंशन कर दिया जाता है। आप सिलेबस को उठाकर देखिए, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो UPPSC हो, कोई भी सिलेबस हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अलग से मेंशन कर दिया जाता है इस बात को कि क्या है, आपको इतिहास, जो कोई भी टॉपिक है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो उसकी हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी तक सब निकालना पड़ेगा आपको, राइट। तो पंचायती राज व्यवस्था जो एक टॉपिक है, ये बहुत ही उम्दा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भरमार मात्रा में बनते हैं। तो उसी के लिए क्या किया है मैंने, यहाँ पर सारे टॉपिक्स पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के साथ साथ आपको मैं सारे फैक्ट भी कवर कराऊंगी, ताकि 1 घंटे की क्लास में आपको पूरी पंचायती राज व्यवस्था का एक बेसिक निचोड़ मिल जाए, राइट। तो देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें तो हमें कहाँ पर इसके शुरुआत के लक्षण दिखाई देते हैं,
यानी कि स्थानीय स्वशासन के लक्षण हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो चोल साम्राज्य। अगर हम इतिहास से देखिए, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट को क्या होता है, तुलनात्मक तरीके से पढ़ना होता है। आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको उसे हिस्ट्री को जोड़ना भी आना चाहिए, ज्योग्राफी को जोड़ना भी आना चाहिए, राइट। अगर पॉलिटी में कोई भी शब्द आ रहा है ना, किसी भी जगह की बात हो रही है या कुछ भी बात हो रही है, तो आप उसको हिस्ट्री से तुलना कर पाए और ज्योग्राफी से तुलना कर पाए। तो इस तरह से जो तुलनात्मक तरीके से जो पढ़ाई होती है, जो अध्ययन होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है, राइट। तो उसी तरह से क्या करेंगे, हम इसका इतिहास जान लेंगे कि स्थानीय स्वशासन जो था उसका इतिहास क्या रहा है, उसकी हिस्ट्री का क्या रही है। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में, राइट। चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में एक व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था थी, आयंगर व्यवस्था, राइट। आयंगर व्यवस्था थी। क्या होता था आयंगर व्यवस्था में, क्या होता था भाई, जो भूमि होती थी, जहां कृषि वगैरह होती थी, वहां पर क्या होते थे, आयंगरों की नियुक्ति कर दी जाती थी। वो लोग क्या करते थे, उस जगह का देखरेख करते थे, उनके हिसाब से ही वहां पर व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। तो ये होता था, राइट। तो यहाँ से क्या होता है, आयंगर व्यवस्था से ही हमें स्थानीय स्वशासन का मिलता है। राजा क्या करते थे, आयंगरों की नियुक्ति कर देते थे। फिर वो लोग क्या, जैसे सामंतवाद, जैसे जमींदारी, जब आपने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा होगा तो आपने वहां पर देखा होगा, स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया था, जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, राइट। वैसे ही चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में क्या हुआ था, आयंगरों की नियुक्ति कर दी गई थी। उसके थ्रू क्या होता है, वहां से हमें मिलता है वर्णन किसका, स्थानीय स्वशासन का, राइट। 1773 में एक एक्ट आया था, आप सभी को पता है। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्यों आया था, कंपनी जो थी, जो पहले व्यापार करने आई थी, उसके बाद वो क्या करने लगी थी, वो तो आपको पता ही है। तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया था 1773 में, ठीक है, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी हमें किसका वर्णन मिलता है, जमींदारों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। ये भी क्या है, स्थानीय स्वशासन का ही एक उदाहरण मिलता है, जो हम हिस्ट्री से मेंशन कर रहे हैं। मतलब हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमें मिली हैं वहां, राइट। अब देखिए, जो क्या होता था भाई, पंचायतों, जमींदार जो होते थे वो क्या होते थे, पंचायतों से स्वतंत्र होते थे। पंचायतों से स्वतंत्र होते थे, लेकिन सरकार के प्रति क्या होते थे, जवाबदेह होते थे, राइट। जो जमींदार वर्ग था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो जमींदारों की नियुक्ति की गई थी, वो लोग क्या होते थे, वो पंचायतों से स्वतंत्र होते थे, लेकिन क्या होता था, सरकार के प्रति जवाबदेह होते थे, राइट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और आपको देखने को मिलता है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। 1882 में तो आपको पता ही होगा कौन सा वायसराय था, लॉर्ड रिपन, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन अनगिनत बार पूछा गया है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, आपको हमेशा याद रखना है क्या, लॉर्ड रिपन जो वायसराय था, उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसने क्या किया, 1882 में क्या किया, स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया था, राइट। 1882 में स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया था, जिसे क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया, राइट, जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। और मैग्ना कार्टा का मैंने मतलब आपको बता ही दिया था। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है मील का पत्थर, राइट। मैग्ना कार्टा का मीनिंग होता है मील का पत्थर, मील का पत्थर, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अतः रिपन को ही क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन अनगिनत बार बना हुआ है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं जरा क्या कह रहा है। अब आता है पंचायती राज व्यवस्था की बात, ठीक है। स्थानीय स्वशासन हमने जान लिया, क्या जाना, स्थानीय स्वशासन का मतलब है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा, जहां पर क्या होता है, ग्राम और जिला स्तर पर शासन का संचालन होता है। और क्या होता है, वहां पर राजनीतिक जो सत्ता होती है वो किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है, जिससे वो अपनी आपसी समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके, राइट। ये एक लाइन में आप स्थानीय स्वशासन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है।
आगे बढ़े। अगर अब पंचायती राज की बात करते हैं, क्या है भाई, एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है जिसके तहत अधिकारों को केंद्रीय सत्ता के जिसके तहत अधिकारों को केंद्रीय सत्ता के द्वारा नीचे व्यक्तियों को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही बिल्कुल सेम ट्रिकल डाउन थियरी थी, वो क्या, उसे क्या कहते थे, छनन का सिद्धांत, राइट। ट्रिकल डाउन थियरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी जो थी, इसे और क्या कहा जाता है, छनन का सिद्धांत या छनने का सिद्धांत भी कहा जाता है, राइट। छनने का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया था, ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या कहा गया था, इसमें माना गया था कि अगर हम उच्च वर्गों को शिक्षित कर देते हैं या उच्च वर्ग का विकास कर देते हैं तो धीरे धीरे छन छन कर वो विकास निचले स्तर तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसी ही ये अवधारणा है कि अगर केंद्रीय सत्ता में क्या किया जाए, केंद्रीय सत्ता के द्वारा नीचे व्यक्तियों को स्थानांतरित किया जाए। ठीक है, केंद्रीय सत्ता मतलब सारा सर्वोच्च प्रभुत्व जो है वो केंद्र के पास ना रहकर नीचे व्यक्तियों को भी दे दिया जाए। यहाँ पर क्या था, इनका मोटिव ये था कि हम उच्च वर्ग को ही शिक्षित करेंगे, उच्च वर्ग का ही विकास करेंगे, तो धीरे धीरे उन निचले वर्गों तक अपने आप छन के सारी चीजें पहुंच जाएंगी। उसका ही विपरीत ये अवधारणा थी कि यहाँ पर क्या हुआ, केंद्रीय सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सत्ता का केंद्रीकरण हम अपने हाथ में रखते हैं और हम धीरे धीरे पहुंचाएंगे, नहीं, उन्होंने कहा कि हम विकेंद्रीकरण करेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, लोगों को भी थोड़े थोड़े अधिकार प्रदान करेंगे ताकि विकास जो है वो आसानी से किया जा सके। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने या स्थानीय स्वशासन को लागू करने का मीनिंग क्या है भाई, या इसका मतलब क्या निकलता है, अगर आप ऐसा करोगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा करने का, उससे क्या मिलेगा, करने से क्या मिलेगा भाई, गांवों की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, मजबूत बनेगी और गांव जो होंगे सक्षम बनेंगे, है ना। अरे भाई, अगर हमारे पास ग्राम प्रधान है, अगर हमारे पास पंचायती राज समिति है, जैसे आगे चलकर अभी हम बात करेंगे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, उसका पूरा एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी, उसके बाद उस पर चर्चा करूंगी, इसीलिए यहाँ पर अभी उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, गांव को सक्षम और मजबूत बनाने का काम उद्देश्य था क्या, पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, और गांव को अगर सक्षम बनाने की बात कही जा रही है तो गांव सक्षम बनेंगे कैसे, किसी भी देश का विकास कैसे होता है ना, कैसे होता है, आपको पता है भाई, आप उसको शिक्षित कीजिए, है ना, शिक्षित कीजिए। कृषि जो, जैसे आपको पता है भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है ना, तो कृषि प्रधान देश है तो भाई कृषि का विकास भी होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, जल की जो पहुंच है वो सब चीजें होनी चाहिए, है ना, तो ये सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अगर गांव को सक्षम और मजबूत बनाने की बात कही जा रही है तो गांव सक्षम और मजबूत बनेंगे कैसे, ये भी पता होना चाहिए। कैसे बनेंगे भाई, शिक्षा में सुधार करके, है ना, आप शिक्षा में सुधार कीजिए। अरे भाई, गांव क्यों है, गांव में ग्रामीण स्तर क्यों है, क्योंकि वहां पर शिक्षा नहीं है प्रॉपर। जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं, है ना। गांव बनकर ही क्यों रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर शिक्षा का अभाव है। आज भी ऐसे कई गांव देखने को मिलेंगे आपको जहां पर अभी भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो गांव में ही है, राइट। तो क्या होता है, अगर आप शिक्षा के स्तर पर सुधार करते हो तो क्या होगा, गांव को सक्षम और मजबूत बनाया जा सकेगा, राइट। स्वच्छता में सुधार कीजिए भाई, आप लोगों ने गांव में देखा ही होगा क्या मेंटलिटी रहती है, किस तरह से लोग रहते हैं, साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं है। अगर आपको भारत को स्वच्छ बनाना है तो अच्छा, स्थानीय स्वशासन की बात का एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ। अगर हम सत्ता का केंद्रीकरण करके रखते हैं तो जैसे स्वच्छ भारत अभियान लागू किया गया तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाता, नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि भाई जब आप जनता को ही शामिल नहीं कर रहे हो, मान लो गांव में अगर तालाब खोदना है तो तालाब
खोदने में गांव के लोगों का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, अधिकारी आ रहे हैं तालाब खोद कर जा रहे हैं, तो किसी को क्या पता चलेगा? कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं। तो क्या है, इसीलिए क्या होता है, विकेंद्रीकरण जरूरी होता है कि भाई आम जनमानस की भी उसमें भागीदारी बने ना, है ना। किसी कार्य को अगर हम गांव के लोगों को शामिल करेंगे तो उनके अंदर जागरूकता आएगी, है ना। जब शिक्षा में सुधार होगा, स्वच्छता में सुधार होगा, जल संरक्षण होगा, ठीक है, और क्या है, कृषि का आधुनिकीकरण होगा, तो गांव का स्वयं ही विकास हो जाएगा, राइट। तो क्या होता है, यही क्या है, इसका बेसिक उद्देश्य है, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है भाई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये भी देख लो। देखिए, जब महात्मा गांधी, जब संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या किया, संविधान का निर्माण किया, ठीक है, उस समय क्या हुआ, जो एक विचार, गांधीवादी जो विचारधारा थी, उसको क्या किया गया, एकदम साइड में कर दिया गया। लोग कह रहे थे हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेसी हैं। जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि जो ये संविधान का निर्माण कर रहे हैं वो 4 लोग ही मिलकर कर रहे हैं। कौन लोग मिलकर कर रहे हैं? ग्रैनविल ऑस्टिन का एक कथन था, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है कि जो संविधान का निर्माण किया गया है वो 4 लोगों ने मिलकर किया है। कौन से 4 लोग थे भाई? संविधान निर्माण में 4 लोगों की ही भूमिका है। कौन से 4 लोग हैं वो? एक तो हो गए जवाहरलाल नेहरू, राइट। दूसरे कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद। तीसरे कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और चौथे कौन हो गए? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और ये सभी क्या थे? ये संविधान निर्माण में संविधान सभा में शामिल थे ना। ये सभी क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य थे। कहा जाता है कि ये सभी थे तो कांग्रेसी, ठीक है, ये सभी थे तो कांग्रेसी, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा कहां पर है ना। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि ये सभी थे तो कांग्रेसी, लेकिन कांग्रेसी विचारधारा का तो संविधान में कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। कैसे नहीं किया गया भाई? कांग्रेसी विचारधारा तो गांधीयन विचारधारा थी ना, गांधीवादी विचारधारा थी ना, ठीक है। गांधी जी जो थे वो समाजवाद पर ज्यादा जोर देते थे, राइट। वो क्या कहते थे? समाजवाद पर ज्यादा जोर देते थे। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान का निर्माण में 4 लोगों की भूमिका तो स्पष्ट नजर आती है, लेकिन 4 लोगों की जो भूमिका है उसमें कांग्रेसी विचारधारा तो कहीं पर भी हमें संविधान में देखने को ही नहीं मिलती है। क्यों नहीं देखने को मिलती है भाई? अगर आप गांधी जी को मानते हैं, अगर गांधी जी को आप राष्ट्रपिता कहते हैं, तो गांधीयन विचारधारा का जिक्र क्यों नहीं है भाई? तब क्या किया गया, संविधान सभा द्वारा कहा गया कि गांधी जी ने अगर कहा है, गांधी जी ने क्या कहा था भाई? गांधी जी ने कहा कि भाई एक पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, राइट। पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए जो क्या करे, ग्रामीण स्तर पर कार्य करे, ठीक है, ग्रामीण स्तर का, जिससे क्या हो, ग्रामीण स्तर का विकास हो, ठीक है। इन्होंने ये बात कही। तब क्या किया गया, संविधान निर्माणकर्ताओं द्वारा क्या कर दिया गया, सोचा गया कि भाई जब कहीं पर वर्णन ही नहीं है उसका, गांधीयन विचारधारा का, तो भाग 4 जो है उसमें क्या करते हैं, राज्य की नीति निदेशक तत्व भाग 4, उसी में क्या कर दिया गया, आर्टिकल 40 में एक शब्द जोड़ दिया गया, क्या, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। यहां पर सिर्फ एक आर्टिकल नहीं कहेंगे, एक जगह आप देख सकते हो कि क्या कर दिया गया। इन लोगों ने सोचा कि चलो अगर पंचायतों की बात कही गई है महात्मा गांधी द्वारा, तो चलो इसको शामिल कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, भाग 4, है ना,
भाग 4 है, क्या है? नीति निदेशक तत्व, राइट? नीति निदेशक तत्व। वहां पर क्या किया? एक शब्द जोड़ दिया, क्या? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। यहां से क्या हुआ? हमें ये शब्द देखने को मिलता है, ग्राम पंचायतों का गठन। ये क्या है? गांधीयन विचारधारा पर आधारित था, राइट? तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब यहां पर बात करते हैं, क्या मैंने आपको बताया, भाग 4 जो है आर्टिकल 40, इसके तहत क्या किया गया? हमें पहली बार देखने को मिला, क्या? पंचायतों के गठन का एक प्रावधान, जो किसमें शामिल किया गया? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया। ये भाग कौन सा हो गया? भाग हो गया 4, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में पंचायतों का पहली बार हमें वर्णन देखने को मिला, राइट? अब देख लीजिए, 12 अक्टूबर 1952, ठीक है। 12 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ? देश के 55 विकास खंडों में एक प्रोग्राम चलाया गया। कौन सा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये किसकी विचारधारा थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किसकी विचारधारा थी? ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ग्रामीण विकास के पक्षधर नहीं थे, विरोधी थे, उन लोगों के ऊपर ये कटाक्ष था, राइट? क्या था? इन्होंने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया, क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। किसके विकास के लिए किया गया भाई? ग्रामीण स्तर के विकास के लिए, ठीक है। ग्रामीण स्तर के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया? यहां से क्वेश्चन बनता है। 12 अक्टूबर, ठीक है। 12 अक्टूबर 1952 को क्या किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करके क्या किया गया? पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई, ठीक है। किसके द्वारा तैयार की गई? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई, ठीक है। यहां से क्या हुआ? अच्छा, जब ये पंचायती राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई, कहां से तैयार कर दी गई? 1952, ठीक है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये पॉइंट आपको रट के रखना है। सामुदायिक, अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? आपको याद रखना है, डेट भी याद रखनी है। 12 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का भी लॉन्च किया गया था 1953 में, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वो भी आप लिख लेंगे। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम चलाया गया। ये भी 1952 में ही चलाया गया था, राइट? 1952, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों कार्यक्रम चलाए गए, किस लिए? ग्रामीण स्तर के विकास के लिए, राइट? अब ये कार्यक्रम चला तो दिए गए, लेकिन क्या हुआ? इनका इम्प्लीमेंटेशन जो था वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था। देखा गया कि फिर क्या किया गया? देखा गया कि ये कार्यक्रम हमने चला तो दिया है, लेकिन क्या है, इसका परिणाम बहुत अच्छे स्तर पर देखने को मिल नहीं रहा है। तब क्या हुआ? एक समिति का गठन किया गया 1957 में, राइट? 1957 में एक समिति का गठन किया गया, जिसे किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित किया गया 1957 में, जिसे कौन सी समिति के नाम से जाना गया? क्योंकि वही अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर जाना गया उस समिति को, बलवंत राय मेहता समिति, राइट? इस समिति से क्या कहा गया? इसका गठन क्यों किया गया? इसका गठन किया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हमने चलाया है और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो चलाया है, ये कार्यक्रम चला तो दिया है, लेकिन क्या है, इसका परिणाम हमें उस लेवल पर नजर आ नहीं रहा है। तो जो ये बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, उनका गठन किया ही इसलिए गया कि आप क्या है, इसकी जांच कीजिए, आप जांच कीजिए और हमें बताइए कि ये इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है। इम्प्लीमेंट तो हम कर रहे हैं, बट इसके रिजल्ट जो है वो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से क्यों नहीं मिल रहे हैं।
तब क्या हुआ, इन्होंने नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई अगर आप गांव स्तर का विकास करना चाहते हैं, ग्रामीण स्तर का विकास करना चाहते हैं, तो ग्रामीण स्तर का विकास करने के लिए ग्रामीण लोगों को या स्थानीय वहाँ के जो लोग हैं उनको शामिल तो कीजिए शासन व्यवस्था में। आप सोच रहे हैं केंद्र बैठे बैठे सारी चीजों को क्रियान्वित कर ले, तो वो सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसीलिए क्या किया गया, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की एक अवधारणा प्रस्तुत की गई कि क्या कीजिए, शासन का केंद्रीकरण ना करके इसका विकेंद्रीकरण कीजिए, काम को बांट दीजिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। अब उसी समय क्या हुआ भाई, उसी समय क्या हुआ, जब उसके बाद जब 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया राजस्थान के नागौर जिले से, उसके बाद क्या हुआ, फिर भी क्या है, हमें उतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिल नहीं रहे थे। क्यों नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आपको पता है 1959 में जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, उसके बाद 1962, 1962, 1965 में क्या हुआ, युद्ध हुए थे, है ना, भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था की जो अवधारणा हम लेकर आए वो बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रही थी, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमें हमारे देश के अंदर दिखाई दे नहीं रहे थे। ठीक है, क्यों नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उसी समय क्या है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी हमारे देश के साथ 62 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, और उसी बीच क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु भी हो गई। तो इसीलिए उस दौर को क्या कहा गया, बहुत ही भयानक दशक के रूप में जाना गया। ठीक है, 1950 टू 1992 तक 73वें और 74वें संशोधन द्वारा भारत में क्या कर दिया गया, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई 50 से शुरू हुआ ना कार्यक्रम, ठीक है, 1950 से शुरू के 92 तक चलता रहा, 92 के बीच में क्या क्या चीजें हुई मैंने आपको बताई। उसमें क्या हुआ भाई, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 का हुआ। उसी से क्या हुआ, पंचायतों को क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। राइट, ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, ये सारी बातें तो मैंने आपको समझा ही दी थी। अब देखेंगे कि कुछ प्रमुख समितियों का गठन किया गया। अगर आप सोच रहे हैं स्थानीय स्वशासन को लागू करने के लिए भाई, तो कुछ कमेटीज का भी गठन करेंगे। मैंने आपको 1957 की बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बता ही दिया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 1957 में। बेसिकली इनका गठन क्यों हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो 1953 में आया था, इसमें क्या हुआ, इनकी जांच करने के लिए, ठीक है, इनकी जांच करने के लिए और अपनी रिपोर्ट देने के, मतलब जांच करो और फिर हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या किया गया था, इस समिति का गठन किया गया था। राइट, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मिलान करने को आते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मिलाने को आता है क्वेश्चन कि भाई एक तरफ समितियों के नाम दे देते हैं, एक तरफ डेट दे देते, ये ईयर दे देता है, और फिर आपसे पूछता है कि बताइए कि क्या हो, मिलाकर बताइए कि कौन सा आपका जवाब सही हो जाएगा। राइट, तो आपको ये सब याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप इस टॉपिक को रेडी कर लेते हो तो हर एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे 2 से 3 क्वेश्चन आपको पंचायती राज व्यवस्था से स्पेशली मिलता है। राइट, तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, कब गठित हुई, 1957 में गठित हुई। नवंबर 1957 में क्या कर दिया, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ठीक है, और 1958 में एनडीसी द्वारा, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा क्या कर दिया गया था, इसको, इनकी सिफारिशों को मान लिया गया। ठीक है, एनडीसी द्वारा इनकी सिफारिशों को मान लिया गया। राइट, इनकी सिफारिशों को माना गया। ठीक है, तो इन्होंने सिफारिश क्या की, इन्होंने सिफारिश की कि पंचायतों को क्या करें, हम जो हमारा जो शासन है उसका हम विकेंद्रीकरण करके क्या करते हैं, त्रिस्तरीय ढांचे का निर्माण करते हैं। और वो त्रिस्तरीय ढांचा कैसा होगा, वो त्रिस्तरीय ढांचा ऐसा होगा
कि ग्राम स्तर पर क्या होगा, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, ठीक है, ग्राम स्तर होगा, राइट, ब्लॉक स्तर होगा, ब्लॉक या खंड स्तर, ठीक है, ब्लॉक या खंड स्तर होगा, और क्या होगा, जिला स्तर होगा, राइट। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बलवंतराय मेहता समिति की, ठीक है। ग्राम स्तर पर किसका गठन किया जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर पंचायत समिति कहा जाता है, और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक पंचायत ना कहकर पंचायत समिति नाम दिया गया है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि खंड स्तर पर जो पंचायत का गठन किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है, पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जिला स्तर पर क्या हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा, या जिला पंचायत भी कह लो आप, ठीक है, जो भी कहना हो, राइट। तो ये था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसकी अवधारणा किसने दी, बलवंतराय मेहता समिति ने दी, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन 1952 में किया गया था, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का गठन कब किया गया था, 1953 या 1952 भी कहते हैं, कई जगह 1952 भी लिखा होता है, 1953 भी लिखा होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, राइट, ठीक है। इन्हीं की जांच करने के लिए ही इस समिति का गठन हुआ था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट समिति कब आई भाई, जनता पार्टी की सरकार आई, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, फिर से एक बार पंचायतों को जीवन दान मिला, ठीक है, फिर से एक बार पंचायतों का विकास हुआ। अशोक मेहता जो थे वो गुजरात के ही थे, ठीक है, गुजरात के ही थे अशोक मेहता, उन्हीं के अध्यक्षता में क्या किया गया, जनता पार्टी की सरकार द्वारा, किसके द्वारा, जनता पार्टी की सरकार द्वारा, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1977 में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है, ईयर तो सबके आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, आपको भूलना ही नहीं है। अगर पूछ ले 1977 में क्या हुआ था, आपको याद रखना है क्या हुआ था, अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। इन्होंने कैसी सिफारिश की, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, ठीक है। इन्होंने कैसी पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, आपको याद रखना है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, और इनके द्वारा जो 2 स्तर बताए गए वो कैसे हो गए, वो 2 स्तर थे। इसमें से क्या कर दिया गया, ब्लॉक पंचायत को, ब्लॉक वाला जो था यानी कि पंचायत समिति जो था उसको हटा दिया गया। इन्होंने बोला एक रख लो जिला परिषद, एक रख लो ग्राम पंचायत, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था, बलवंतराय मेहता समिति की पर ज्यादा कार्यकारी अधिकार किसके हाथों में थे, पंचायत समिति के हाथों में थे, और यहाँ पर क्या कर दिया गया, जिला परिषद के हाथों में कर दिया गया। और बलवंतराय मेहता समिति के द्वारा एक बात और कही गई कि जो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा भाई, जिलाधिकारी होगा, ठीक है। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो क्या कहलाएगा, जिलाधिकारी कहलाएगा, जिलाधिकारी ही होगा, ये भी एक सिफारिश की गई थी, राइट। उसके बाद एक समिति का गठन होता है, तो अशोक मेहता समिति की अगर आपसे बात करें कि इसका गठन कब हुआ, आपको याद रखना है 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। कि कौन सी सरकार थी, किस पार्टी की सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा गठित की गई थी ये समिति, राइट। और क्या इन्होंने सिफारिश की, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। कौन से 2 स्तर, तो मैंने आपको बताया ब्लॉक स्तर को हटा दीजिए, जिला और ग्राम पंचायत स्तर, राइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आती है GVK राव समिति, ठीक है, GVK राव समिति, इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ 1985 में, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, ठीक है। GVK राव समिति जो थी, GVK राव समिति द्वारा 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, ठीक है। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की GVK राव समिति ने, और वो 4 स्तर कौन से होंगे, यहाँ पर एक स्तर और जोड़ दिया जाएगा, राज्य स्तर, ठीक है। यहाँ पर राज्य का स्तर और जोड़ दिया जाएगा, तो ये 4 स्तर पंचायती राज व्यवस्था की बात की किसने, GVK राव समिति ने, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। आगे देख ले, चलिए फिर आती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति
का गठन कब हुआ भाई, ये पॉइंट आपको याद रखना है, कब हुआ, 1986 में, ठीक है। LM सिंघवी समिति कहा जाता है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति यानी कि LM सिंघवी समिति, राइट। LM सिंघवी समिति का गठन हुआ 1986 में, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद एक समिति और आती है जो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी, थुंगन समिति, ठीक है, थुंगन समिति। इससे भी क्वेश्चन, ये जो समितियां हैं इन सभी से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। थुंगन समिति, PK थुंगन, उनका पूरा नाम था PK थुंगन, ठीक है। थुंगन समिति का गठन कब हुआ, 1988 में, राइट। 1988 में थुंगन समिति का गठन हुआ और इसी समय एक समिति और आई, कौन सी, गाडगिल समिति, ठीक है। गाडगिल समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी 1988 में, गाडगिल समिति का भी गठन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे पास बेसिकली कितनी समितियां थी पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक हो गई बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी हो गई अशोक मेहता समिति, तीसरी हो गई GVK राव समिति, राइट। लक्ष्मीमल सिंघवी हो गई चौथी समिति, 1986 में गठित हुई थी। उसके बाद थुंगन समिति यानी कि PK थुंगन समिति का गठन किया गया 1988 में। उसके बाद गाडगिल समिति भी 1988 में ही आई थी, राइट। अब इनकी सिफारिशें भी कुछ जान लेंगे, चलिए आगे बढ़ते फिर बताती हूँ। मैंने आपको बताया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने की भाई, त्रिस्तरीय की बात किसने की, बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई, 1957 में गठित की गई, ठीक। क्या था, मैंने आपको बताया ग्राम स्तर पर किसका गठन किया जाएगा, ग्राम पंचायतों का, राइट। खंड या ब्लॉक स्तर पर किसका गठन किया जाएगा, पंचायत समिति का, सॉरी, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, मैं पहले ही बता चुकी। अब यहीं अगर द्विस्तरीय की बात कर ली जाए, अगर मैं कह दूं अशोक मेहता समिति जब गठित हुई, अशोक मेहता समिति, ठीक है, यहां पर बता देती हूं, ठीक है। अशोक मेहता समिति जब गठित हुई तो अशोक मेहता समिति कब गठित हुई, याद रखना है आपको, 1977 में गठित हुई। किसके द्वारा गठित की गई, जनता पार्टी की सरकार द्वारा, ठीक है, जनता पार्टी सरकार द्वारा। और इसमें क्या कर दिया गया, इन्होंने किसकी सिफारिश की, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, राइट, द्विस्तरीय की बात की। और कौन से दो स्तर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, इन्होंने इसको निग्लेक्ट कर दिया, राइट। इन्होंने ब्लॉक जो खंड स्तर पर जो पंचायत समिति थी उसको निग्लेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन करो, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन करो। और इन्होंने एक बात और कही कि न्याय पंचायत का भी गठन होना चाहिए, न्याय पंचायत का भी गठन होना चाहिए, लेकिन अब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। न्याय पंचायत का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है अभी तक। और न्याय पंचायत का अधिकारी जो होगा वो कौन होगा, न्यायाधीश होगा, ये भी सिफारिश इनके द्वारा की गई थी। बट वो अभी तक भी LM सिंघवी समिति द्वारा भी ये कहा गया कि न्याय पंचायत का गठन हो, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं भाई, मैंने आपको बता ही दिया था 1958 में क्या हुआ, NDC द्वारा, 1958 में NDC द्वारा यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा क्या कर दिया गया, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, राइट। इनकी सिफारिशों को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। क्या क्या भाई, उसके बाद जब स्वीकार कर लिया गया सिफारिशों को तो क्या होगा, जब स्वीकार हो गई तो उसके बाद अब इम्प्लीमेंट कराएंगे ना। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, 2 अक्टूबर 1900 क्या कहते हैं इसको, 59 है ना, 2 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ, नागौर जिला कहाँ का था, राजस्थान का था, ठीक है। नागौर जिला राजस्थान से क्या किया गया, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, इनके एक मित्र थे वहां पर, उन्होंने इनको बुलाया। नागौर में क्या होता था, एक पशु मेला भी लगता था, ठीक है। उसी पशु मेले का
के बदले, मतलब उसी पशु मेले के ही उपलक्ष्य में इन्होंने, इनके जो फ्रेंड थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने इनको नागौर में बुलाया और वहीं पर क्या कर दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को उन्होंने लागू कर दिया, राइट। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, उद्घाटन किया गया नागौर में। कब किया गया, 2 अक्टूबर को किया गया, ये आपको याद रखना है। 1959 में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उद्घाटित कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ, 11 अक्टूबर को, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कब हुआ, 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में भी इसको स्टार्ट कर दिया गया। तो पहले कहां पर हुआ, पहले राजस्थान के नागौर में हुआ, उसके बाद कहां पर, 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अब ये लागू तो हो गई थी, लेकिन फिर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था थोड़े टाइम बाद उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसी समय 1965 का युद्ध हुआ है ना। तो जो 60 का दशक था वो क्या हुआ, वो इन भारत पर बहुत भारी बीता था। और उसी के बाद क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी, राइट। तो इसको दोबारा जो है वो कहते हैं संजीवनी बूटी कैसे मिली, जब जनता पार्टी की सरकार आई। तो जनता पार्टी सरकार ने क्या किया, एक समिति का गठन किया। कौन सी समिति, मैं अभी बता चुकी, 1977 में अशोक मेहता की समिति है ना, उसके द्वारा क्या किया गया, उसके द्वारा सिर्फ द्विस्तरीय की बात की गई, वही बस लागू नहीं किया गया। बाकी जो भी सिफारिशें लागू की कही गई थी अशोक मेहता समिति द्वारा, वो सारी लागू कर दी गई थी। बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो ये सारे फैक्ट हैं भाई, एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन बना हुआ है। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी तब आप देखिएगा कि ये जो लेक्चर मैं यहाँ दे रही हूँ, ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, यहाँ से अनगिनत सवाल आपके निकलेंगे, राइट। तो जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से बस नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप, एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन बना हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़िए। मैंने आपको बताया अशोक मेहता समिति 1977 जनता पार्टी की सरकार थी। 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इन्होंने किस व्यवस्था की बात की, द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की, ये बात भी मैंने आपको बता दी, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कौन से 2 स्तर थे, बता दिया मैंने। जिला स्तर पर क्या होगा, जिला परिषद का गठन होगा। और पहला स्तर जो है यानी कि जो ग्राम स्तर होगा वहां पर क्या होगा, मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। याद रहेगा, पहला स्तर जो होगा वहां पर मंडल पंचायत होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। ये इनकी सिफारिश थी, किसकी, अशोक मेहता समिति की। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाए। GVK राव समिति 1985, इन्होंने देखो क्या क्या कहा, जरा देख लेना है आपको। राजीव गांधी की सरकार बनी इस समय, ठीक है। सरकार किसकी बनी, राजीव गांधी की। राजीव गांधी की सरकार के समय क्या हुआ, इन्होंने एक समिति का गठन किया, GVK राव समिति। कब, 1985 में, राइट। इनका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण विकास, ठीक है, गांव का विकास हो, ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था, ठीक है। इनका बेसिक सॉरी इनका जो बेसिक उद्देश्य जो था वो क्या था, ग्रामीणों का विकास करेंगे और क्या करेंगे, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक जो ढांचा बनाया गया है उसकी क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। इस समिति का ये उद्देश्य था, ठीक है। इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने त्रिस्तरीय की बात नहीं की थी, इन्होंने 4 स्तरीय ढांचे की बात की थी, ठीक है। 4 स्तरीय ढांचे की बात की थी। और वो क्या थे भाई, मैं आपको बता देती हूं 4 स्तरीय ढांचा कैसे था, ठीक है। राइट भाई, सबसे नीचे वैसे ही ग्राम स्तर पर क्या होगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो जाएगा, राइट, ग्राम पंचायत। फिर क्या होगा, खंड या ब्लॉक स्तर पर, खंड या ब्लॉक स्तर पर क्या होगा, पंचायत समिति होगी, राइट, पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। और जिला स्तर पर किसका गठन किया जाएगा, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा।
और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन किया जाएगा। ये इनकी सिफारिश थी, राइट। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन किया जाएगा, ये जीवीके राव समिति की सिफारिश थी। 4 स्तरीय ढांचे की बात की गई थी, त्रिस्तरीय ढांचा नहीं था, त्रिस्तरीय नहीं था, 4 स्तरीय ढांचा था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 4 स्तरीय ढांचे की बात की थी किसने? जीवीके राव समिति ने। बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट देखा जाए। इसके बाद एक समिति आती है, कौन सी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कब गठित की गई? 1986 में। ठीक है, अब इनका भी देख लीजिए भाई, इनके समय पर भी कौन सी सरकार थी? इनके समय पर भी राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, राजीव गांधी सरकार द्वारा ही लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का भी गठन किया गया। और इन्होंने क्या सुझाव दिए भाई? इन्होंने भी त्रिस्तरीय ढांचे की बात की और समस्या समाधान के लिए क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्या? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। कौन सी समिति ने? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। और क्या हुआ? पंचायती राज इन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिकरण होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा पंचायती राज अधिकरण होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। ये सिफारिशें थी इनकी। चलिए आगे देखिए, अब क्या आता है भाई? इसके बाद आते हैं पीके थुंगन समिति भी आती है ना, गाडगिल समिति भी आती है। इन्होंने भी यही सारे पॉइंट्स कहे कि संवैधानिक जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, एससी एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, राइट। ये सारे पॉइंट कहे गए। और क्या कहा गया कि भाई पंचायत जो है वो 6 महीने में अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने में उसका चुनाव भी करा लिया जाए और कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का निर्धारित किया जाए। ये सारे पॉइंट थे किसमें? 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे, जरा नोट आप देख लेंगे भाई। अगर कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया जाए? संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या काम हुआ? 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ कब? संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। ठीक है, कब हुआ? 1992 में। और अगर आपसे पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ कब? हुआ 1992 में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब किया गया? तो ये याद रखना है, लागू कब हुआ? 1993 में। ठीक है, ये लागू कब हुआ था? 1993 में। और आया कब था? 1992 में। ये दोनों पॉइंट में अंतर है, इसको आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री कौन थे जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था? आपको याद रखना है, नरसिम्हा राव की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी जिस समय 73वां संविधान संशोधन आया था। और इससे क्या कर दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे, राइट। तो 20 अप्रैल 1993 है ना, 20 अप्रैल 1993 में क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक है, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इसी वजह से क्या होता है? 24 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, राइट। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक आपको? ठीक है, तो 24 अप्रैल को क्या है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या हुआ? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, राइट। इसे कौन से भाग में जोड़ा गया? तो भाग 9 में जोड़ा गया है ना, भाग 9 में जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया। और भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 16 नए क्या कर दिए गए? आर्टिकल जोड़ दिए गए। ठीक है, 16 नए आर्टिकल जोड़ दिए गए। आर्टिकल
243 क से लेकर 243 ण तक, राइट। ये 16 नए आर्टिकल ऐड कर दिए गए, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। और क्या कर दिया गया भाई, भाग तो जोड़ा गया 9। अगर आपसे अनुसूची पूछी जाए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो अनुसूची आप कौन सी बताएंगे, पंचायती राज व्यवस्था की 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची, भाग कौन सा, भाग 9, 11वीं अनुसूची। और अगर आपसे इसमें कितने विषयों को शामिल कर दिया गया ये पूछा जाए, तो आप बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था में मतलब कितने विषय शामिल कर दिए गए, 29 विषयों को शामिल कर लिया गया। बात क्लियर हो गई। 73वें संविधान संशोधन से क्या क्या पॉइंट हुए, सरकार किसकी थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था, राइट। पंचायती राज व्यवस्था को नहीं, 73वें संविधान संशोधन को लागू कर दिया गया था, राइट। फिर क्या हुआ, 73वें संविधान संशोधन से ही इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। और क्या जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। उसमें कितने विषय शामिल कर लिए गए, 29 विषय शामिल कर लिए गए, जिसमें क्या होगा, इनको कानून बनाने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आर्टिकल 243 वहां पे मैंने इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। आर्टिकल 243 का से लेकर ण तक 16 नए आर्टिकल ऐड कर दिए गए। बात क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। और क्या है भाई, पंचायतों के गठन की बात कहाँ पे की गई, पंचायतों के गठन की बात कहाँ की गई, मैंने आपको बताया। पंचायतों के गठन का आर्टिकल कौन सा था, किस आर्टिकल में शामिल किया गया था, आर्टिकल 40, है ना। ये किस विचारधारा पर आधारित था, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था, राइट। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था आर्टिकल 40। इसमें किसकी बात की गई, पंचायतों के गठन की बात की गई, ठीक है। अब देख लेते हैं पंचायतों का गठन अगर बात की गई तो इसकी संरचना होगी कैसे। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पर जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी तो वहां पर क्या होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कार्य करेगी, ठीक है। जहां पर 20 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वहां पर पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करेगी। जहां पर जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पर 2 स्तरों पर काम करेगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जहां पर 20 लाख से कम होगी वहां पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे, 20 लाख से अधिक जनसंख्या पर, 20 लाख से अधिक जनसंख्या पर कितने स्तर, 3 स्तर, है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। और अगर आपसे बोला जाए 20 लाख से कम होने पर, अधिक और कम में फर्क याद रखना है आपको, ठीक है। जब कम होगा तो द्विस्तरीय, 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा, ठीक है। और राज्य में क्या होता है भाई, राज्य द्वारा घोषित जिला पंचायत, 20 लाख से ऊपर जनसंख्या पर क्या होगा, मध्यवर्ती स्तर भी लागू होगा, ठीक है। और ग्राम पंचायत पर क्या होगा, राज्यपालों द्वारा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। और एक प्रावधान और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, मतलब क्या किया गया, राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया, ठीक है। कि राज्यों को जो वित्त प्रदान करेंगे वो कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग करेगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और पंचायतों का चुनाव संपन्न कौन कराएगा, उसके लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग का अलग से प्रावधान संविधान में किया गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, राइट। पंचायतों की संरचना देख लीजिए, आर्टिकल 243(1) में कहा गया है पंचायतों की संरचना के बारे में, राइट। आर्टिकल 243(1) कह रहा है पंचायतों की संरचना के बारे में। अब पंचायतों की संरचना होती कैसे है, मैंने आपको बता दिया, ये त्रिस्तरीय है ना भाई, 3 स्तरीय वाली हमारे यहाँ लागू है, तो 3 स्तर पर है। कैसे कैसे, यहाँ पर क्या हो गया, ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, ग्राम पंचायत।
इसी तरह से मैप बना के ही बता दूंगी ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, पंचायत समिति हो गया, राइट, पंचायत समिति हो गया। और तीसरे स्तर पर क्या हो गया, जिला परिषद हो गया, जिला परिषद। तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि इनके चुनाव कैसे होते हैं और इनके मुखिया कौन कहलाते हैं, है ना, ये भी पता होना चाहिए। तो ग्राम स्तर पर कौन होता है, प्रमुख या प्रधान होता है, या मुखिया या सरपंच। ग्राम स्तर पर जो प्रमुख होते हैं, प्रमुख जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको चाहे तो आप मुखिया जी कह लो, गांव में आप लोगों ने सुना होगा, है ना, मुखिया जी कहते हैं, प्रधान जी कहते हैं, है ना, प्रधान जी के नाम से भी जाना जाता है, राइट, प्रधान जी कहते हैं, सरपंच के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और इनका चलिए अभी इतना जानिए, उसके बाद दूसरी बात करते हैं। जब पंचायत समिति की बात की जाएगी तो उस समिति के कौन होते हैं भाई, आपको पता होगा, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, है ना, प्रमुख कहते हैं। इनके जो प्रमुख होते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं पंचायत समिति में, उनको क्या कहा जाता है, ब्लॉक प्रमुख, है ना। इस तरह से इन प्रमुख के नाम से जाना जाता है, जो अध्यक्ष होते हैं उनको प्रमुख के नाम से जाना जाता है, पंचायत समिति में प्रमुख कहा जाता है। अगर जिला परिषद की बात कर दिया जाए तो आपको पता ही होगा, चेयरमैन कहते हैं, है ना, अध्यक्ष या चेयरमैन के नाम से जाना जाता है, राइट, अध्यक्ष या चेयरमैन के नाम से जाना जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है, तो ग्राम स्तर की बात की जाए तो आपको पता है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ग्राम स्तर पर, राइट। ग्राम स्तर पर हम लोग वोट करने जाते हैं ना, जब गांव में चुनाव होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, तो गांव में चुनाव होते हैं तो आप लोग वोटिंग करने जाते हो ना, तो वो कैसे होता है, वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, राइट। अब अगर ब्लॉक की बात की जाए तो ये ब्लॉक का कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, ब्लॉक का जो होता है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वहां पर हम सामने से वोटिंग करने नहीं जाते हैं। ठीक है, और जो जिला का होता है वो भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, हम अपने प्रतिनिधि चुनकर बिठा देते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, जैसे कि राज्यसभा में पता है आपको, है ना, हम अपने सदस्यों को यहाँ से चुनकर भेज देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति और उन सबका चयन करते हैं, है ना। तो ये है पूरा बेसिक स्ट्रक्चर पंचायतों की संरचना का। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से ये दोनों होते हैं और सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से चुनाव क्या होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का, राइट। आगे बढ़ जाए, प्रमुख प्रावधान देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है भाई, क्या क्या है। वयस्क मताधिकार, आप सभी को पता है, सभी को पता है कि भारत में क्या है, वयस्क मताधिकार है ना। वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होता है, निर्वाचन संपन्न होते हैं। ठीक है, चुनाव संपन्न होते हैं। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है, निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पंचायतों के चुनाव की बात की जाए तो पंचायतों, अगर आपसे पूछा जाए पंचायतों का चुनाव कराता कौन है भाई, तो आप क्या बोलेंगे, निर्वाचन आयोग कराता है पंचायतों का चुनाव। बिल्कुल गलत, निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव नहीं कराता है, पंचायतों का चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में फर्क है, राइट। तो राज्य निर्वाचन आयोग अलग से गठित किया गया और ये क्या कराते हैं भाई, पंचायतों का चुनाव संपन्न कराते हैं, राइट। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस पॉइंट को आप लोग डबल स्टार बना के नोट डाउन कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ध्यान देना है। ठीक है, और अगर पंचायत जो है भंग हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए पंचायत के चुनाव संपन्न हो गए लेकिन किसी वजह से बीच में पंचायत भंग हो जाती है, तब क्या किया जाएगा भाई, तब क्या होगा, 6 महीने के भीतर क्या होते हैं, चुनावों को संपन्न कराया जाता है। ठीक है, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या होंगे, चुनावों को दोबारा संपन्न कराया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों का चुनाव संपन्न कराया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चुनाव लड़ने की अगर न्यूनतम आयु की बात की जाए, कितने वर्ष है भाई न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने की, वोट देने की आयु नहीं पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वोटिंग करने की आयु नहीं पूछी गई है, यहाँ पर चुनाव लड़ने की आयु पूछी गई है। तो आपको याद रखना है 21 वर्ष। ठीक है, अगर आपको पंचायत चुनाव में शामिल होना है तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है भाई, है ना,
मताधिकार की न्यूनतम आयु, है ना, कि मत देने का अधिकार आपको कब प्राप्त हो जाता है, जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं, यानी कि आप एडल्ट हो जाते हो, राइट। वयस्क मताधिकार है ना, वयस्क जब आप हो जाते हो, 18 वर्ष की आयु आप क्रॉस कर लेते हो, तब क्या होता है, मतलब 18 वर्ष के आप हो जाते हो, तब आपको मताधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पंचायतों में कितनी है, तो 21 वर्ष है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है इसको भी देख लीजिए। कह रहे हैं SC ST और महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है, ठीक है। SC ST और महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। और पंचायत चुनावों में आपको पता ही है कि पंचायतों में कितना % आरक्षण प्राप्त है भाई, पंचायतों में 1/3 यानी कि 1/3 जो है वो क्या है, 33% आरक्षण जो है वो प्राप्त है, ठीक है। 1/3 क्या है, आरक्षण प्राप्त है। अब तो आपको नारी वंदन योजना के बारे में भी पता ही होगा, है ना, उसमें भी क्या कर दिया गया है, लोकसभा में भी 33% आरक्षण दे दिया गया है महिलाओं को, राइट। ओबीसी आरक्षण का जो फैसला है वो राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर ही छोड़ दिया गया है। ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं किया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो पंचायत चुनाव होते हैं वहां पर SC ST OBC और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, ठीक है। दूसरा कथन बना देगा SC ST और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OBC का आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। OBC के आरक्षण को किसके स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है, राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है आपको, राइट। राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है क्या, ओबीसी के को दिया जाने वाला आरक्षण। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है, कि मैंने बता ही दिया, राज्य विधानमंडलों द्वारा 1/3 आरक्षण दिया गया है। चाहे तो संख्या को बढ़ा सकते हैं, राज्य विधानमंडल जो है वो संख्या को बढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन घटा नहीं सकता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है, तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। यूपी पीएससी क्वेश्चन बनाती है तो वो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ लेती है, वहां पर ज्यादा घुमाते नहीं है। यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाएगी तब क्वेश्चन ऐसे बनाएगी कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बना देगा कि राज्य विधानमंडल द्वारा जो 1/3 आरक्षण दिया जाता है वो राज्य विधानमंडल द्वारा घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, घटाया नहीं जा सकता, संख्या को बढ़ा सकते हैं लेकिन घटाया नहीं जा सकता, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है, आप जो आरक्षण है उसे बढ़ा तो सकते हो लेकिन आरक्षण की सीमा को कम नहीं कर सकते हो, राइट। ये पॉइंट याद रहेगा आपको। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाती है कि क्या है, राज्य विधानमंडल आरक्षण को घटा नहीं सकता है लेकिन बढ़ा सकता है, ठीक है। घटाना नहीं है, बढ़ा तो तुम सकते हो लेकिन घटा नहीं सकते, राइट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए एक नोट है, क्या है भाई, वर्तमान में बिहार राज्य, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में क्या है, महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन कौन सा राज्य है भाई, बिहार हो गया, है ना, बिहार, उत्तराखंड, शॉर्ट में लिख लो, है ना, और कौन सा है भाई, मध्य प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर क्या है, ये 4 राज्य हैं जहां पर क्या किया गया है, 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, रिजर्वेशन, राइट। आरक्षण कितना है, 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। मैंने आपको बताया राज्य विधानमंडल बढ़ा जरूर सकते हैं आरक्षण को, आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। तो बढ़ाने का उदाहरण आप देख पा रहे हो कौन कौन से राज्यों के पास है, बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर कितना % आरक्षण दिया गया है, 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। अब देखिए जरा,
क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक स्तर पर देख लेते हैं जरा क्या क्या बातें कही गई है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक स्तर पर क्या क्या बातें कही गई, इन पर जरा ध्यान दे देते हैं। ग्राम सभा जो होता है सदस्यों द्वारा, ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ग्राम सभा में कहना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा में जो होता है वो सदस्यों के द्वारा क्या होता है, ग्राम सभा में सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष को आप हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, जो भी की पॉइंट्स होते हैं जहां से क्वेश्चन फंसाता है हमें, उसको क्या किया करो, आप पहले ही हाईलाइट कर लिया करो। राइट, ठीक है। तो ये क्या है, अपने ही सदस्यों में से क्या करते हैं, अध्यक्ष को चुन लेते हैं, किसमें, क्षेत्र पंचायत में। ठीक है, ठीक है। और क्या है, कार्यकाल क्या होता है भाई, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है भाई। 5 वर्ष का कार्यकाल कहिए और भंग होने पर 6 महीने के अंदर क्या है, चुनाव कराया जाना जरूरी होता है। राइट, 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाना अनिवार्य होता है। राइट, आगे देखते हैं। जिला पंचायत या परिषद की बात कर लीजिए फटाफट, क्या कह रहा है। देखिए, जनसंख्या किसे जिला, कहाँ पर जिला परिषद लागू होगा, मतलब जिला परिषद का गठन किया जाएगा जहां जनसंख्या क्या होगी, 50,000 तक होगी। ठीक है, उससे नीचे के स्तर पर जिला परिषद लागू नहीं होगा, वहां पर जिला परिषद नहीं होगी। ठीक है, जनसंख्या कितनी होगी, 50,000 तक होगी। जिला परिषदों में न्यूनतम महिला सदस्य जो है, अरे न्यूनतम महिला सदस्य 50। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम कितने होंगे तो 75 होंगे। ठीक है, न्यूनतम कितने होंगे, 50 होंगे, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम 75 हो सकते हैं महिला सदस्य। महिला सदस्य की बात हो रही है। ठीक है, जो जिला स्तर पर जो परिषद का गठन किया जाएगा, जिला परिषद का, वहां पर न्यूनतम महिला सदस्य कितनी हो सकती है, 50 हो सकती है, और अगर अधिकतम की बात कर लेंगे तो 75 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और अध्यक्ष जो होता है वो अप्रत्यक्ष पद्धति से निर्वाचित होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अध्यक्ष का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राइट, कुछ महत्वपूर्ण क्या है, अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, उनको भी देख लो, है ना। यहाँ से भी फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 243 का क्या कह रहा है, ग्राम सभा के गठन की बात कर रहा है। ठीक है, 243 खा क्या कह रहा है भाई, याद करते जाना। ठीक है, 243 क्या कह रहा है, पंचायतों के गठन की बात कर रहा है। ग क्या कह रहा है, पंचायतों की संरचना की बात कर रहा है। और छ जो है वो आरक्षण की व्यवस्था की बात कर रहा है, जो कि कितना है, 33%। ठीक है, 33% जो आरक्षण है उसकी बात कहाँ पर की गई है, आर्टिकल 243 छ में। ठीक है, सब में लिख लीजिए 243। क्या है ये 243, ये सभी क्या है, आर्टिकल्स हैं। ठीक है, राइट, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 243 छा क्या है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व को भी डिफाइन करता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। देख लो भाई यहां पर जरा 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई, 1992 में ही हुआ था। राइट, तो 1992 में हुआ। क्या बताया गया भाई, नगर पालिकाओं को क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगर आपसे 73वें की बात की जाएगी, 73वें में क्या हुआ था, 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और अगर
74th अमेंडमेंट की बात की जाए गई 1992 में, इसमें क्या किया गया, नगर पालिकाओं को, ठीक है, दोनों याद रखने हैं आपको, नगर पालिकाओं को क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, राइट, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें क्या किया गया, भाग 9 का जोड़ा गया, ठीक है, यहां पर भाग कौन सा था, 73rd में भाग कौन सा था, भाग 9 था, ठीक है, अनुसूची कौन सी थी, अनुसूची मैंने आपको बताई थी कौन सी थी, 11वीं अनुसूची थी, ठीक है, 29 विषय शामिल किए गए थे, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, 29 विषय। और 74th में क्या हुआ, भाग कौन सा जोड़ा गया, भाग 9 का जोड़ा गया, राइट, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं क्या थी, अनुसूची थी, और क्या हुआ भाई, 18 विषय शामिल किए गए, राइट, कितने विषय शामिल किए गए, 18 सब्जेक्ट शामिल किए गए, बात क्लियर हो गई। 1 जून 1993, 1 जून 1993 को क्या हुआ, से ये क्या कर दिया गया, प्रभावी कर दिया गया, 1992 से लागू हुआ संविधान संशोधन, 1993 से लागू हो गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, बता दिया मैंने, और 18 विषय शामिल किए गए, ठीक है, कितने विषय शामिल किए गए, 18 विषय शामिल किए गए, राइट, 18 विषयों को शामिल किया गया, कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का, और 6 माह के भीतर ही क्या होगा, चुनावों को संपन्न कराया जाएगा, ठीक है, आयु कितनी होगी, मैं पहले ही बता चुकी, 21 वर्ष की आयु होगी, और 1/3 क्या है, महिला आरक्षण प्रदान किया जाएगा, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए लास्ट है, लास्ट ही है, अब देख लीजिए जरा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कुछ और भी है भाई, आर्टिकल 243 ता जो है, 243 ता, 243 था, 243 द, और 243 न में क्या है, जरा इनको भी देख लो। इसमें क्या बताया गया, परिभाषाओं के बारे में, नगर पालिका की परिभाषा, ठीक है, परिभाषाएं किसकी, नगर पालिकाओं की, ठीक है, नगर पालिका की परिभाषा को वर्णित किया गया आर्टिकल 243 ता में, ठीक है, था क्या कह रहा है, नगर पालिकाओं के गठन का वर्णन कर रहा है, दा क्या कह रहा है, नगर पालिकाओं की संरचना, ठीक है, ये किसके आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट, ये भी ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, नगर पालिकाओं से के संबंधित क्या है, आर्टिकल्स हैं, राइट, ठीक है, आर्टिकल 243 नाम में क्या है, आरक्षण की व्यवस्था है, कितना आरक्षण है, सभी को पता है, 1/3 आरक्षण है, ठीक है, क्या बचा, ये सारे पॉइंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अब यहाँ पर बार बार एक ही चीज बताने की कोई मतलब है नहीं, ठीक है, यहाँ पर जरा देख लीजिए एक बार, पंचायती चुनाव कौन करवाता है, मैंने आपको बता दिया, पंचायती चुनाव करवाता कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राइट, पंचायतों के चुनाव संपन्न कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, बता चुकी हूँ, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 21 वर्ष होती है, और मतदान देने की न्यूनतम आयु क्या होती है, भाई मतदान और चुनाव की आयु अलग अलग है, आप लोग एक ही में मर्ज मत कर लेना, ठीक है, मतदान की आयु कितनी है भाई, 18 वर्ष है, राइट, और अगर आपको पंचायत में चुनाव लड़ने हैं, वोट देने हैं, तो 18 वर्ष होना चाहिए, अगर चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष होना चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या होता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जो मुख्य रूप से प्रस्तावित होता है, ठीक है, जो क्या होता है, प्रस्तावित होता है, राइट, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 243 में क्या किसका वर्णन किया गया है, वित्त आयोग का के गठन की बात की गई है, ये आपको पता ही होगा। आर्टिकल 243 अगर आपसे पूछ ले किससे रिलेटेड है, वित्त आयोग से रिलेटेड है, राइट, आर्टिकल 243 वित्त आयोग की व्यवस्था करता है, ठीक है, और वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, ये भी आपको पता है भाई, राष्ट्रपति के द्वारा ही
वित्त आयोग का भी गठन किया जाता है, ठीक है। और केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, वित्त विभाजन का काम करता है कौन, वित्त आयोग, ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य ही वित्त आयोग का काम क्या होता है, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त यानी कि ये जो पैसा वैसा है उसका विभाजन करना, राइट। अब ये सारी बातें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अब क्या बार बार एक ही चीज को रिपीट करना है, ठीक है। और देख लेती हूँ कोई पॉइंट बचा है तो उसको भी समझा देती हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं ना, और बाकी सारे पॉइंट मैं क्लियर करा ही चुकी हूँ, ठीक है। चलिए, सभी पॉइंट मैंने क्लियर करा दिए हैं, तो आज के लिए सेशन को हम लोग करेंगे यहीं पर एंड, राइट। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और जितनी बातें मैंने आपको समझाने की बताने की कोशिश की है वो सारे पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो चलिए फिर अभी के लिए यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं 11 बजे, ठीक है। क्लास का टाइम जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, थोड़ा सा टाइम चेंज किया गया है, 11 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ना कल भी नहीं भूलेंगे, राइट। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने और भी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ कीजिए क्लास को शेयर, और मेरे साथ डेली 11 बजे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूला कीजिएगा, राइट। चलिए, जय हिंद, जय भारत।